ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक में दोनों एक जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसमें कंफ्यूज मत होना। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ओराइजी है और ये ओराइजी कोला है। एंड बैक्टीरिया लीफ स्ट्रीक फर्स्ट ये फिलीपींस में देखा गया था 1918 में। और ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज में ये डिसीज बहुत कॉमन है। एंड हमारे इंडिया में यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये कॉमन है। और आईआर8, जया, पद्मा, ये हाईली ससेप्टेबल क्रॉप वेराइटीज है राइस की बीएलएस के लिए। देन इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि जैसे कि ये लीफ है कोई, ये लीफ है, इसमें कुछ इनकी वेन्स होती हैं, तो वेन्स के बीच में ऐसी स्ट्रीक्स हो जाती हैं। पहले ये छोटी रहती हैं, बाद में ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और ये जो स्ट्रीक्स होती हैं ये पहले लाइट कलर में होती हैं, देन ये ब्राउन कलर की हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की। और जो ससेप्टेबल वेराइटीज होती हैं उनमें ये जो स्ट्रीक्स होती हैं ये सराउंडेड होती हैं येलो येलो से। और ये स्ट्रीक्स लेंथ में इंक्रीज होती हैं और बाद में ये पूरी लीफ को कवर कर लेती हैं। और इन स्ट्रीक से और लेजन से बैक्टीरियल ooze अपीयर होता है। ये इस डायग्राम में शो हो रहा है कि वेन्स के बीच में जो स्ट्रीक्स हैं। और पैथोजन इसका है ज़ैंथोमोनास। तो ज़ैंथोमोनास जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट जो उसके स्ट्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की पैथोजेनिटी शो करते हैं। एंड सिंगल या मोनोफ्लैजेलर बैक्टीरिया है, मोनोपोलर। एंड डिसीज साइकिल में ये जो पैथोजन होता है ये इन्फेक्टेड सीड में सरवाइव करता है लेकिन क्रॉप डेब्रीज में सरवाइव नहीं करता है। और लेकिन अगर क्रॉप डेब्रीज में इन्फेक्टेड सीड होंगे तो उसमें सरवाइव करेगा, लेकिन जो स्टबल्स वगैरह होते हैं उसमें सरवाइव नहीं करता है। इसलिए इसमें हम सैनिटेशन वगैरह भी करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो मेनली स्टोमेटा और वुंड से इंटर करता है प्लांट में। और मेनली ये पेरेन्काइमेटल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये वेस्कुलर सिस्टम में नहीं जाता है, ये सिस्टेमिक डिसीज नहीं होती है। और अगर लीव्स वेट होती हैं तो ये जो एक्सुडेट होता है या ooze आउट होता है ये ट्रांसफर होता है अदर पार्ट्स में और अदर प्लांट्स में भी ट्रांसफर हो जाता है ये। और फिर उसके बाद अदर प्लांट्स में डिसीज कॉज करता है रेन या फिर विंड के थ्रू। देन इस इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो बैक्टीरिया है वो लीफ में इंजर्ड टिश्यू या लीफ स्टोमेटा से इंटर करता है और फिर बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई करता है, लोकलाइज्ड टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है जस्ट beneath द सरफेस। एंड ये स्प्रेड नहीं होता है प्लांट में, मतलब सिस्टेमिक नहीं होता है। एंड जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है वो सिस्टेमिक होता है। एंड ये जो स्ट्रीक्स होती हैं उनमें से बैक्टीरियल ooze फॉर्म होता है जो कि स्मॉल राउंड येलो बीड्स जैसा दिखता है। एंड बाद में ये जो होता है बैक्टीरियल ooze ये स्प्रेड होता है या बैक्टीरिया को स्प्रेड करता है बाय विंड, रेन, इरिगेशन वाटर एंड डिसीज सीड्स। देन इसके कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 83 to 93% और ड्यू ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स फॉर 2 to 3 hours। तो ये इफेक्टिव होता है डिसीज डेवलपमेंट के लिए। देन मैनेजमेंट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज जैसे IR20, कृष्णा, जगन्नाथ ये ग्रो करना चाहिए। अफेक्टेड स्टबल्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग और थ्रू प्लॉइंग। तो अफेक्टेड स्टबल्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज करना चाहिए। एंड क्लिपिंग जो होती है क्योंकि ये वुंडेड रीजन से इंटर करता है तो क्लिपिंग को अवॉइड करना चाहिए बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक इन्फेक्टेड फील्ड्स में। और फ्लडेड कंडीशन को अवॉइड
और फ्लावरिंग के टाइम पे फील्ड को ड्राई भी नहीं होने देना चाहिए एंड अवॉइड फ्लो ऑफ इरिगेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी फील्ड। तो ये जो राइस में एक कॉमन मैनेजमेंट है, ये इंसेक्ट्स में भी होता है और ये डिसीज में भी होता है कि हमको इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड में इरिगेशन वाटर का फ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर राइस में जो इरिगेशन होता है वो फ्लडिंग के थ्रू होता है। तो उसमें हम अपनी सुटेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि एक फील्ड से पानी वो करते हैं और फिर वो हर फील्ड से क्रॉस होते होते तक चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे डिसीज के स्प्रेड के चांसेस ज्यादा होते हैं। And soak the seed in streptocycline followed by hot water treatment at 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो हमको पहले स्टेप्टोसाइक्लिन में सीड की सोकिंग करनी चाहिए, फिर उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना चाहिए एट द रेट 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ताकि जो सीड में बैक्टीरिया है वो इरेडिकेट हो जाए और सीडलिंग इन्फेक्शन ना हो। देन स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे भी कर सकते हैं अलोंग विथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। देन टुंग्रो डिसीज का वेक्टर क्या है? हेलो। लीफ हॉपर में। लीफ हॉपर निफोटेटिक्स वेरिसेंस है ना? यस मैम। हाँ। और टुंग्रो डिसीज में दो टाइप के वायरस होते हैं, आरटीबीवी और आरटीएसवी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इस इसको मलेशिया में पेनिया किटमेरा नाम से जानते हैं इन 1938, और अ, 1965 में इसको एज अ टुंग्रो डिजीज आइडेंटिफाई किया गया। द मेंटेक डिसीज ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसको मेंटेक डिसीज के नाम से जानते हैं। एंड बांग्लादेश और इंडिया में भी ये पाई जाती है। और इंडिया में वेस्ट बंगाल, केरला और जो राइस ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे An outbreak of टुंग्रो in 1971 affected hundred and thousands of hectares in Philippines। तो फिलीपींस में टुंग्रो का 1971 में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया था, जिसमें थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स लैंड जो था वो अफेक्टेड हुआ था टुंग्रो डिसीज से। तो टुंग्रो में मेनली ये जो इन्फेक्शन होता है ये नर्सरी में भी आता है और मेन फील्ड में भी आता है। इसमें प्लांट जनरली स्टंटेड रह जाते हैं। मोस्ट ऑफ वायरल डिसीजेस में ऐसा होता है। तो प्लांट्स जनरली स्टंटेड रह जाते हैं, और स्टंटिंग जो ससेप्टेबल वेराइटीज होती हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टेंट वेराइटीज में थोड़ा कम होती है। और लीव्स में लीव्स जो होती हैं येलो टू ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाता है एंड इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाती है, मतलब वेन्स के बीच में, सॉरी दो वेन्स के बीच में। एंड येलो डिस्कलरेशन इज कॉमनली सीन इन जेपोनिका वेराइटीज व्हाइल इंडिका वेराइटीज शो ऑरेंज डिस्कलरेशन। तो जो जेपोनिका वेराइटीज होती हैं उनमें येलो डिस्कलरेशन होता है और इंडिका वेराइटीज में ऑरेंज डिस्कलरेशन होता है। और जो येलोइंग होती है वो टिप से स्टार्ट होती है और लोअर पोर्शन में एक्सटेंड होती है। ये जो टिप से और लोअर पोर्शन में एक्सटेंड होने वाला हमने और कहीं पे पढ़ा है कल। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में पड़ा है। तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मैम उसमें उस लीफ मार्जिन से होता है, लीफ ब्लाइट में एंड इसमें लीफ मार्जिन इसमें भी होता है। मैम वो टेस्ट करेंगे। हाँ, उस टेस्ट भी कर सकते हैं, बट फील्ड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेन जो सिम्टम है ब्लाइटिंग का है, इसमें ब्लाइटिंग नहीं होती है, उसमें ब्लाइटिंग होती है तो वो वेवी मार्जिन्स हो जाती हैं उसकी, और इसमें कुछ ऐसा सिम्टम होता है। तो इसमें डिस्कलरेशन होता है बट ब्लाइटिंग नहीं होती है। देन उसमें जो ब्लाइटिंग होती है मेनली वो पहले तो स्टार्टिंग में सिर्फ मार्जिन में होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में, एंड देन वो पूरी लीफ में होती है।
Young leaves are often mottled with pale green to whitish intervenial stripes, and the old leaves में rusty streaks of various sizes. तो जो यंग लीव्स होती हैं उनमें पेल ग्रीन टू वाइटिश इंटरवेनियल स्ट्रिप्स बनती हैं, और ओल्ड लीव्स में रस्टी स्ट्रीक्स। और इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होता है वो अर्ली स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है, एंड टिलरिंग बहुत कम होती है, रूट सिस्टम भी बहुत पुअर होता है, मतलब पूरा जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्लांट का वो इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। देन जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनमें स्पाइकलेट्स भी बहुत कम बनते हैं, पेनिकल्स स्मॉल होते हैं, डिस्कलर्ड ग्रेन्स होते हैं। देन टुंगरू को हम आयोडीन टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इन्फेक्टेड लीव्स होंगी वो डार्क ब्लू स्ट्रीक्स शो करती हैं आयोडीन टेस्ट करने पे। देन इसमें जो इटियोलॉजी है इसकी, तो ये जो डिसीज होती है ये दो वायरसेस से होती है, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस एंड राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। तो राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस का जो जीनोम होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड आरटीएसवी का होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो ये आरटीबीवी है ये मेन सिम्टम्स कॉज करता है, लेकिन आरटीएसवी उसको स्प्रेड के लिए चाहिए होता है। अगर सिर्फ आरटीबीवी प्लांट में प्रेजेंट है और आरटीएसवी नहीं है तो जो वेक्टर होंगे वो पैथोजन को वहां से एक्वायर नहीं कर सकते हैं। आरटीएसवी उसके ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होता है। देन इसकी डिसीज साइकिल, तो वायरस जो होता है वो सिर्फ उसी एरिया पे डैमेज कॉज करता है जहाँ पे होस्ट प्लांट और वेक्टर दोनों होते हैं, और जो वेक्टर होता है वो पूरे ईयर मल्टीप्लाई करता है। और जहाँ पे राइस कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करते हैं वहाँ पे जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं या कोलेटरल होस्ट होते हैं वो पैथोजन का सोर्स ऑफ इनोकुलम उस पर सर्वाइव करता है। और स्टबल्स जो होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स के, और या फिर वॉलंटियर प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी सोर्स ऑफ इनोकुलम होता है। लीफ होपर्स इसका एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है, और जो लीफ होपर होता है वो वायरस को नॉन परसिस्टेंट मैनर में ट्रांसमिट करता है। देन इसके मैनेजमेंट के लिए हमको समर डिप्लॉइंग एंड बर्निंग ऑफ स्टबल्स, देन वीड होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, देन रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक MTU 992, 1002, 1003, सुरक्षा, विक्रमार्य, भरनी, IR36 एक्सेट्रा। देन हमको वायरल डिसीजेस में मेनली वेक्टर को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वायरस खुद से ट्रांसमिट नहीं होते हैं जनरली, खासकर जिसमें वेक्टर जो वेक्टर बोर्न होते हैं। तो हमको यहाँ पे वेक्टर को कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमको कार्बोफ्यूरन ग्रेन्यूल्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मोनोक्रोटोफॉस और फॉस्फेमिडन और इथेनोफॉस, या फिर नीम ऑयल या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी हम अप्लाई करके वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो मैम। देन हाँ, मैम ये अभी जो दोबारा से आरटीबीबी एंड आरटीएसबी ये दोनों इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे से? इंटरचेंज मतलब आरटीबीबी आरटीएसबी की तरह वर्क करने लगेगा एंड आरटीएसबी आरटीबीबी की तरह? नहीं नहीं, ये दोनों अलग ही रहते हैं, अलग ही हैं। हाँ वो उसके ट्रांसमिशन के लिए चाहिए होता है। कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो आरटीएसवी भी क्रिएट करता है, कॉज करता है, बट जो मेजोरिटी होती है वो आरटीबीबी की ही होती है। यस मैम। एंड मैम अभी हमने जो फंगस पढ़े हैं तो इसमें कोई डिफरेंट टाइप का मतलब पायरिफॉर्म फॉर्म कर रहा है कोनिडिया, कोई फिलिफॉर्म कर रहा है, तो इसका कोई चार्ट है आपके पास याद करने के लिए मैम? मेरे पास डिसीज का चार्ट है, बट मेरे पास उनके कोनिडिया वगैरह का नहीं है। डिसीज में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सिम्टम्स तो बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो वो स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि येलो और ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन होता है, पर इसमें ब्लाइटिंग नहीं होती है, स्टंटिंग होती है। फिर बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक में स्ट्रीक्स होती हैं, और लीफ ब्लाइट में वेवी मार्जिन्स होते हैं। तो ऐसे जो मेन मेन सिम्टम्स होते हैं, बस उसमें बस थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, ज्यादा नहीं है। चार्ट है मेरे पास, तो वो मैं
सेंड करूंगी, अभी शायद वो मेरे पास नहीं है। यस मैम, मैम इसको याद करना पड़ेगा पायरिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म डिफरेंट फंगस में। नहीं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उससे हमको जैसे कि फाल्केट कोनिडिया भी हम पढ़ेंगे, तो फाल्केट कोनिडिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, बहुत जल्दी वो डिसीज कॉज करते हैं, तो इन सब चीजों में उनका थोड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ओके बाकी मैम। कभी अगर वो मैच द कॉलम में आ गया तो फिर उसमें भी यूज, अगर थोड़ा आइडिया होगा तो मैच द कॉलम में कर सकते हैं। यस सर, और रहते स्टैंडर्ड ही है ना, जैसे पारिकुलेट या पारिफॉर्म फॉर्म करता है तो मतलब वही बस करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। नहीं नहीं, हाँ, अभी जो हम डिसीजेस पढ़ेंगे उसमें उसी का है मेनली। ओके। ओके। और इसमें कुछ डिसीजेस नहीं है, जैसे कि खैरा डिसीज, तो खैरा डिसीज जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, और यूजुअली नर्सरी जो अ, हम नर्सरी लगाते हैं राइस की, उसमें होती है, और उसमें येलो पैचेस दिखते हैं लीफ बेसिस पे, और मिड ड्रिप के दोनों साइड पे दिखते हैं। तो उसके लिए हमको, और उसमें भी स्टंटिंग हो जाती है, और उसके लिए हमको जिंक सल्फेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ZnSO4 का हम वो भी कर सकते हैं स्प्रे। और बेकेन डिसीज किससे होती है? जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। हाँ, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से होती है, और इसको फूलिश सीडलिंग डिसीज भी कहते हैं। और मेन फील्ड में जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं, और उनके जो इंटर नोड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, और उसमें जो नोड्स होते हैं, इंटर सॉरी, जो स्टेम में नोड्स होते हैं उसमें भी कुछ एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं, और फिर प्लांट ईयर हेड फॉर्मेशन के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। जो ये फंगस है एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, और उसके लिए हम अगर सीड को थायरम और कैप्टॉन या फिर कार्बेंडाजिम से ट्रीट करते हैं तो वो इफेक्टिव होता है। देन एक और डिसीज है उदबट्टा डिसीज, या उसको हम अगरबत्ती डिसीज ऑफ राइस भी बोलते हैं। ये किससे होता है? हेलो। नो आइडिया मैम। क्या? नहीं पता। ओके। एफिलिस ओराइजी से होता है, और ये जो पैथोजन है ये इंटरनली, मतलब ये जो डिसीज है ये पैथोजन है, इंटरनली सीड बॉर्न है। सिम्टम जो होते हैं पेनिकल इमरजेंस के टाइम पे दिखते हैं, और जो पूरा का पूरा ईयर हेड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिलेंड्रिकल ब्लैक स्पाइक्स में, मतलब कि जैसे ये इसका, ये इसके पेनिकल्स हैं, है ना, तो ये पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक स्पाइक्स में, मतलब कैसे लंबे लंबे से स्पाइक्स होंगे, उनमें कोई भी ग्रेन वगैरह फॉर्म नहीं होगा, और इन्फेक्टेड जो पेनिकल होंगे उनके अंदर बहुत सारा फंगस का माइसीलियम भरा हुआ होता है। देन एक और डिसीज है पानसुक डिसीज। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कोई बताएगा किस उससे होता है, किस चीज की डेफिशिएंसी या? मैम वाटर डेफिशिएंसी। क्या? वाटर डेफिशिएंसी। पानसुक डिसीज या वाटर एक्सेस होने के कारण? ओके मैम। ये देख के आना, ठीक है। एक होता है बंट ऑफ राइस, टिलेटिया बार्कलियाना के कारण, और उसमें बहुत सारे जो माइन्यूट ब्लैक पुस्ट्यूल्स बनते हैं और स्ट्रीक्स बनते हैं ग्रेन्स में, और ये बंट जो होता है मेनली, और जो ग्रेन्स होते हैं जब वो ओपन होते हैं, मतलब
जब वो राइप होने के बाद ओपन होते हैं तो उनमें बहुत सारा जो बर्न्ड स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन एक है स्टैग बर्न डिसीज ऑफ राइस। ये होता है अल्टरनेरिया पैडविकी के कारण, और जो लीव्स होती हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसमें लीव्स में सर्कुलर और ओवल स्पॉट्स हो जाते हैं, तो और जो स्पॉट्स होते हैं उनमें डार्क ब्राउन मार्जिन्स होती हैं, और जो सेंटर होता है स्पॉट्स का वो लाइट ब्राउन होता है, और उसमें बहुत सारे जो इस जो अल्टरनेरिया होता है उसका मेन सिम्टम क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक रिंग। हाँ, तो उसमें भी कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, ब्राउन मार्जिन होती है, और जो सेंटर में थोड़ा लाइट पोर्शन होता है, और जो वो वाइट या लाइट पोर्शन होता है उसमें बहुत सारे माइन्यूट ब्लैक डॉट्स भी होते हैं। देन और ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डिसीजेज ऑफ सॉर्गम। तो एंथ्रेक्नोज या इसको रेड लीफ स्पॉट भी कहते हैं, और इसका पैथोजन है कोलेटोट्राइकम ग्रेमिनिकोला। तो ये जो डिसीज है मेनली जो भी इंडिया में सॉर्गम ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे ये प्रेजेंट है, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली। और इसके सिम्टम्स में मेनली जो लीफ स्पॉट्स होते हैं, और मतलब जो सिम्टम्स होते हैं लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं और स्टॉक में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? जो लीफ होती है उसमें कुछ रेड कलर के स्पॉट्स पड़ते हैं, लीफ के दोनों साइड में भी, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी, और जो सेंटर होता है स्पॉट्स का वो व्हाइट कलर का होता है, और रेड सर्कल होता है या पर्पल और ब्राउन मार्जिन। एंड जो स्पॉट होता है उसमें बहुत सारे ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, और ये जो ब्लैक डॉट्स होते हैं ये होते हैं एसेरबुलाई। एंड एसेरबुलाई जो होते हैं ये एंथ्रेक्नोज के एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लेजन्स जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं पहले, फिर उसके बाद कोलेस होते हैं, कोलेस होने के बाद वो पूरे लीफ को किल कर देते हैं। इन मिडरिब रीजन और मिडरिब रीजन में भी ये रेड और पर्पल लेजन्स फॉर्म होते हैं, और उनमें भी ब्लैक एसेरबुलाई फॉर्म होते हैं। स्टॉक और इन्फ्लोरेसेंस इन्फेक्शन कैन बी कैरेक्टराइज्ड एक्सटर्नली बाय द हाँ, तो अगर सर्कुलर कैंकर्स फॉर्म होते हैं तो हम जब उसको ओपन करते हैं स्टॉक को, तो वहां पे अंदर डिस्कलरेशन शो होता है, और या तो वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है या फिर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, पैचेस में दिख सकता है। और स्टेम पे जो लेजन्स होते हैं उनमें भी एसेरबुलाई दिखता है। देन इस डायग्राम में ये है शो हो रहा है कि जैसे यहाँ तक ये कंटिन्यूअस मैनर में भी है, फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया है इनके पैचेस। तो ये जब स्प्लिट करके हम देखते हैं तो ये ऐसा हमको स्टॉक रॉट में दिखता है। और ये ब्लैक एसेरबुलाई है, और ये जो कोनिडिया हैं, फाल्केट टाइप ऑफ कोनिडिया, ये फाल्केट कोनिडिया जो होते हैं वो बहुत फास्ट बहुत फास्ट डिसीज कॉज करते हैं। बहुत जल्दी ये एप्रिसोरिया बनाते हैं। एप्रिसोरिया के बाद क्या बनता है? हेलो? हॉस्टेरिया। नहीं नहीं, जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब बनता है, फिर एप्रिसोरिया बनता है, उसके बाद क्या बनता है? इन्फेक्शन पेग। इन्फेक्शन पेग। हाँ हाँ, इन्फेक्शन पैक बनता है, और फिर उसके बाद ये एंटर करते हैं होस्ट में।
देन माइसीलियम जो होता है फंगस का वो लोकलाइज्ड होता है एंड एसरबुलाई विथ लॉन्ग डार्क सीटी अराइज थ्रू एपिडर्मिस। क्या होता है ये जो एसरबुलाई होते हैं ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये मान लो एपिडर्मिस है होस्ट की, ठीक है, तो इस एपिडर्मिस को ब्रेक करके ये एसरबुलाई निकलते हैं, ये होस्ट सेल्स हैं। तो इसमें कुछ ऐसे सीटी होते हैं जो थोड़ा पॉइंटेड होते हैं और इनके बीच में कोनिडियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन कोनिडियोफोर्स से कोनिडिया निकलते हैं, ठीक है। कोनिडिया शॉर्ट होते हैं, हाईलाइन होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और वैक्यूलेट होते हैं। देन ये इसका जो फंगस का सर्वाइवल बहुत सारे होस्ट में होता है, जैसे जॉनसन ग्रास, सुडान ग्रास, मेज, बार्ले एंड बीट में। और ये इन्फेक्टेड सीड और इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज में भी सर्वाइव करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है फ्रॉम द कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज एंड इन्फेक्टेड सीड, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो भी ये कोनिडिया जो प्राइमरी इन्फेक्टेड प्लांट में होते हैं उनसे होता है। एंड कंडीशन में कंटिन्यूअस रेन, टेम्परेचर ऑफ 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी। देन इसके मैनेजमेंट के लिए पहला तो ये प्लांट डेब्रिज से होता है, तो हमको प्लांट डेब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है, क्रॉप रोटेशन करना है विथ नॉन होस्ट क्रॉप एंड रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक SPV 162, CSV 17, टेक्सास मिलो, एंटिफ्ट सुडोन वगैरह। देन अगर सीड से भी होता है, इन्फेक्टेड सीड से, तो हमको कैप्टन और थायरम से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए और मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम से स्प्रे करना चाहिए। देन रेस्ट पक्सीनिया परप्यूरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका। और जो फंगस होता है ये क्रॉप को सारे स्टेजेस पे अटैक करता है और रेस्ट इन्फेक्शन की जो इंटेंसिटी होती है वो फ्लैग लीफ स्टेज के बाद ज्यादा सीवियर हो जाती है। फर्स्ट सिम्टम जो होता है रेडिश ब्राउन फ्लेक्स अपीयर होते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीफ में, जो कि पर्पल, टैन और रेड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कल्टीवार। तो जो रेजिस्टेंट कल्टीवार्स होते हैं उनमें ज्यादा इंटेंस स्पॉट्स बनते हैं और मैडम यूर सॉरी, हाँ, हेलो, हेलो, जो रेजिस्टेंट कल्टीवार्स होते हैं, हाँ, उनमें बहुत लाइट स्पॉट्स बनते हैं और जो ससेप्टेबल होते हैं उनमें डार्क बनते हैं। देन पुस्ट्यूल्स, तो हाँ, ब्राउन फ्लेक्स, क्या, ब्राउन फ्लेक्स मीनिंग क्या मैम? ये मतलब कोई स्पॉट है ब्राउन फ्लेक्स जो इसमें बन हाँ रहा हाँ, है? फ्लेक्स मतलब धब्बे थोड़ा वैसा। ओके। ओके ओके। और पुस्ट्यूल्स जो होते हैं, पुस्ट्यूल्स कुछ ऐसे हार्ड सरफेसेस होते हैं। फिर उन पुस्ट्यूल्स से यूरोडोस्पोर्स निकलते हैं। यूरोडोस्पोर्स का जो पाउडरी मास होता है वो रिलीज होता है इन पुस्ट्यूल्स से। और ये जो पुस्ट्यूल्स होते हैं इलेप्टिकल होते हैं एंड जो लीफ वेन्स होती हैं उनके बीच में होते हैं। देन जो पुस्ट्यूल्स होते हैं उनके अराउंड रेडियस और येलो हेलो होता है। In highly susceptible cultivars, the pustules occur so densely that almost the entire leaf is destroyed. तो जो susceptible cultivars होते हैं, highly susceptible, उनमें pustules बहुत पूरे लीफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो एट द एंड बनते हैं सीजन में, क्योंकि वो ही सर्वाइविंग स्ट्रक्चर होते हैं। एंड देन जो पुस्ट्यूल्स होते हैं वो लीफ सीड में भी हो सकते हैं और जो स्टॉक में भी हो सकते हैं, ये डायग्राम में दिख रहे हैं। ये जो यूरोडोस्पोर्स होते हैं ये पेडिसिलेट होते हैं एंड इलिप्टिकल होते हैं, ओवल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इकाइन्यूलेटेड होते हैं एंड ब्राउन
कलर के होते हैं जनरली. 4 to 5 germ pores होते हैं. Club shaped paraphyses are also found in Urodosaurus. And जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो रेडिस और ब्राउन होते हैं और टू सेल्ड होते हैं. तो जो अपर वाला है वो टीलियोस्पोर है और लोअर वाला यूरोडोस्पोर्स है. एंड टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, दे प्रोड्यूस प्रोमाइसिलियम एंड बेसिडियोस्पोर्स. और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये जाके अल्टरनेट होस्ट जो होता है ऑक्जेलिस कॉर्निक्यूलेटा उसको इन्फेक्ट करते हैं और वहां पे पिक्नियल एंड एसीएल स्टेजेस बनते हैं. तो जो अल्टरनेट होस्ट हमने वीट में भी पढ़ा था, वीट रस्ट में, कि अल्टरनेट होस्ट में पिक्नियल और एसीएल स्टेजेस बनते हैं और जो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें यूरोडोस्पोर टीलियोस्पोर्स बनते हैं. और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनते हैं. देन ये किस टाइप का साइकिल होगा? मैक्रो, माइक्रो, हेट्रोसियस, मोनोसियस? हेट्रोसियस मैम. Macrocyclic heterosius. ओके. हाँ, मैक्रोसाइक्लिक और हेट्रोसियस. देन लॉन्ग साइकिल रस्ट होती है. एंड मैम हाँ, मैम ये पोस्ट्यूलर लीशन के एक ही चीज होती है? नहीं, जो ये पिस्ट्यूल्स होते हैं ये ऐसा समझ सकते हैं कि लेजन्स में क्या होता है कि जैसे स्कॉर्चिंग वगैरह हो जाती है ना. ओके मैम. देखो, जैसे ये लीफ है ना, तो इसमें, या फिर ये मान लो राइस की लीफ है, तो इसमें कुछ ऐसे डॉट डॉट्स दिखेंगे और जब हम उसको टच करते हैं तो वो बहुत रफ लगते हैं. वो होते हैं पुस्ट्यूल्स. और उनको जब ओपन होते हैं वो, या फिर जब वो पूरे डेवलप हो जाते हैं और उसको ओपन किया जाता है तो उसके अंदर से बहुत सारा पाउडरी मास निकलता है. वो होते हैं पुस्ट्यूल्स. ओके हेलो. मैम. हेलो मैम. हाँ, मैम ये मैक्रोसाइक्लिक क्यों है? इसमें मतलब पांचों स्पोर बन रहे हैं. हाँ, पांचों बन रहे हैं ना. यस मैम, इसमें तो 3 ही दिए हैं, पेस्टोस्पोर, पिक्नियल, एसीएल. और हमने यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर भी तो पढ़ा है ना. ओके मैम, ओके, सॉरी. ओके. देन हम आते हैं डिसीज साइकिल हम देख रहे थे. तो ये जो फंगस होता है ये अल्टरनेट होस्ट जो होता है इसका, वो उसको सॉरी, जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है. और जो यूरोडोस्पोर्स होते हैं अगर वो लॉन्ग टाइम तक प्लांट डेब्रीज में सरवाइव करते हैं तो वो फिर नेक्स्ट जो फील्ड टू फील्ड इन्फेक्शन होता है वो यूरोडोस्पोर्स करते हैं. तो यूरोडोस्पोर्स जो क्रॉप डेब्रीज में सरवाइव करेंगे वो नेक्स्ट सीजन में डिसीज कॉज करते हैं. तो सॉइल एंड इन्फेक्टेड डेब्रीज जो होती हैं वो प्राइमरी इनोकुलम देती हैं. और एयरबॉर्न यूरोडोस्पोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन करने में. देन फेवरेबल कंडीशन तो 10 to 12 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर और ये टीलियोस्पोर जर्मिनेशन के लिए फेवर करती हैं. और रेनी वेदर तो ये जो जितने भी खरीफ क्रॉप के डिसीजेस हैं इन सब में रेनी वेदर और ह्यूमिड कंडीशन एक कॉमन फेवरेबल कंडीशन है. देन रेजिस्टेंट वेराइटीज जैसे कि CSH5, SPV13 एंड 81, 126, PSH1, CSV17. और अल्टरनेट होस्ट को अगर हम रिमूव करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो इफेक्टिव मेजर ऑफ कंट्रोल होगा. देन मैन को जब से स्प्रे करना चाहिए, डस्टिंग ऑफ सल्फर. नेक्स्ट हम आते हैं अर्गट और सुगरी डिसीज. तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्लेविसेप्स सॉर्गाई या स्पेसिएला सॉर्गाई. और सबसे पहले मैक रे ने इसको डिस्क्राइब किया था तमिलनाडु में. एंड इन साउथ इंडिया डिसीज इज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी when cold weather prevails at crop
मैच्योरिटी। CK60A मेल स्टेराइल लाइन हाईली ससेप्टेबल है इसके लिए। इसमें मेनली क्या होता है कि जो इंडिविजुअल स्पाइकलेट्स होते हैं, इनमें जो सोरगम होता है उसमें स्पाइकलेट्स होते हैं, जैसे उसमें पेनिकल्स थे। और तो एक जो इंडिविजुअल स्पाइकलेट्स होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है। और फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो होता है इसका सिक्रीशन ऑफ हनीड्यू। तो ये हनीड्यू सिक्रीट करते हैं जो भी इन्फेक्टेड फ्लोरेट होता है। मतलब हनीड्यू लाइक एक सब्सटेंस होता है क्रीमी स्टिकी, उसको ये इन्फेक्टेड फ्लोरेट से सिक्रेट करते हैं। और ये जो हनीड्यू लाइक सब्सटेंस होता है ये बहुत सारे इंसेक्ट, बर्ड्स, आंट्स और उनको अट्रैक्ट करता है ताकि वो डिसीज को स्प्रेड कर सके। और ये जो ये हनीड्यू लाइक सब्सटेंस होता है, इसमें और भी फंजाई जैसे कि सेरेबेला, सॉर्गी, वल्गेरिस कोलोनाइज एक अपीयरेंस कॉज कर देती है उस हनी ड्यू की। तो जो हेड होता है वो ब्लैक एंड दिखता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन ग्रेन इज रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग स्ट्रेट और कर्व्ड क्रीम टू लाइट ब्राउन हार्ड स्क्लेरोशिया। तो फेवरेबल कंडीशन में ये जो ग्रेन होता है, ग्रेन की जगह पे स्क्लेरोशिया बनता है। और एट द बेस ऑफ द अफेक्टेड प्लांट व्हाइट स्पॉट्स कैन बी seen on the soil surface denoting the drops of honeydew which had fallen on the soil। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसके बेस पे वाइट स्पॉट्स दिखते हैं जो कि एक प्रूफ होते हैं कि वो प्लांट इन्फेक्टेड है और उसका जो हनीड्यू लाइक सब्सटेंस है वो सॉइल पे दिखता है। देन ये जो फंगस है ये सेप्टेट माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। और ये जो हनीड्यू लाइक सब्सटेंस है उसमें कोनिडिया होते हैं। वो एक कोनिडियल सस्पेंशन होता है और वही अट्रैक्ट कर हनीड्यू लाइक सब्सटेंस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और बर्ड्स वगैरह को, जिससे कि वो ट्रांसफर कर सकें। एंड देन डिसीज साइकिल। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम जो होता है वो स्क्लेरोशिया के जर्मिनेट होने से होता है जो कि एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये ओवरीज को इन्फेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी स्प्रेड ये या तो एयर से होता है, इंसेक्ट होता है, और जो रेन स्प्लेसेस होते हैं वो भी डिसीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हमको सॉरी फेवरेबल कंडीशन देख लेते हैं। कूल नाइट टेम्परेचर एंड क्लाउडी वेदर कंडीशन ये इनकरेज करती हैं डिसीज को ड्यूरिंग एंथेसिस। Then adjust state of sowing so that crop does not flower during the periods of high rainfall and high humidity। तो हमको क्रॉप को ऐसे एडजस्ट करना है कि हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी के टाइम पे ये फ्लावरिंग और वो मैच ना करें वो टाइमिंग। देन रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक CSH5, SPH1 ये ग्रो कर सकते हैं। देन डीप समर प्लोइंग एंड सोकिंग सीड्स विद 2% सेलाइन सॉल्यूशन। तो जब हम ये सीड की सोकिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सेलाइन सॉल्यूशन में करते हैं मेनली। मैम जो डिसीज सीड रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, मतलब हल्के रहते हैं वो वेट में, उनको हाँ, अलग कर लिया इसके जाता है। केस में जनरली हम स्क्लेरोशिया को रिमूव करने के लिए करते हैं। और तो वो इसके इन्फेक्टेड सीड्स भी करते हैं और स्क्लेरोशिया जो प्रेजेंट रहता है उसके लिए भी। देन सीड ट्रीटमेंट करते हैं लाइक कैप्टन और थायरम। देन स्प्रे जायरम, जिनेब या कैप्टन और मैनकोजेब। देन प्रोपिकोनाजोल या टेब्यूकोनाजोल बहुत इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव फंजिसाइड देखा गया है एर्गट कंट्रोल के लिए। देन हेड मोल्ड और ग्रेन मोल्ड और हेड ब्लाइट। तो इसमें बहुत सारी फंजाई का जनरा जो है ये डिसीज कॉज करते हैं और ये मेनली ज्यादातर इसमें सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो अगर रेन होती है फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज में, सीवियर रेन्स होती हैं तो ग्रेन की मोल्डिंग हो जाती है और इन्फेक्टेड ग्रेन्स जो होते हैं वो पिंक और ब्लैक मोल्ड से कवर हो जाते हैं। और जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो वो जो ग्रेन्स होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब पूरे
डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं। फ्यूजेरियम सेमीटेक्टम फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म डेवलप अ फ्लफी व्हाइट और पिंकिश डिस्कलरेशन एंड सर्कोस्पोरा ल्यूनाटा कलर्स द ग्रीन ब्लैक। तो ये कुछ हैं और कुछ जनरा हैं जैसे फ्यूजेरियम कर्व्युलेरिया अल्टरनेरिया अस्परजिलस कीटोमियम राइजोपस हेलमिंथोस्पोरिया फोमा। तो इसमें 30 से भी ज्यादा जनरा जो होते हैं वो इस डिसीज को कॉज करते हैं। और फंजाई मेनली स्प्रेड होती है थ्रू एयरबोर्न कोनिडिया एंड फंजाई सर्वाइव करती है एज पैरासाइट एज वेल एज सैप्रोफाइट। देन इसके लिए फेवरेबल कंडीशन वेट वेदर ड्यूरिंग फ्लावरिंग और कॉम्पैक्ट ईयर हेड्स जो होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं। कॉम्पैक्ट ईयर हेड्स मतलब जिनमें बहुत सीड जो डेवलपमेंट होता है वो काफी अच्छा हो रहा है, वेल फिल्ड होते हैं। मैनेजमेंट adjust time of sowing, grow resistant varieties like GMRP 4, GMRP 9, 13, CSB 15 और सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं विथ seed disinfestation with Thyram. Then spray Mancozeb Captain. Then leaf blight और leaf stripe. ये इसका जो पैथोजन है एक्सेरोहीलियम टर्सिकम और ट्राइकोमेटास्फेरिया टर्सिका। इसको हेलमिंथोस्पोरिया टर्सिकम और ड्रेक्सिला टर्सिकम भी कहते हैं। एंड ये जो डिसीज है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में देखी गई है और यहाँ पे ये हैवी लॉस करती है। इसमें जो ये लीफ ब्लाइट होती है इसमें जो ये सीड रॉट भी करती है एंड सीडलिंग ब्लाइट भी करती है। इसमें नैरो इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स फॉर्म होते हैं इनिशियल स्टेज में, बट इन ड्यू कोर्स दे एक्सटेंड along the length of leaf becoming bigger। तो बाद में ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हेलमिंथोस्पोरियम के थोड़ा सिम्टम्स और उसके कोनिडिया रिकॉल करने की कोशिश करना। एंड लॉन्ग इलिप्टिकल नेक्रोटिक लेजन्स इसमें फॉर्म होते हैं। straw color with center with straw color in the center with dark margins। straw color center becomes darker with the sporulation of the fungus। तो जैसे जैसे फंगस का स्पोरुलेशन होते जाता है तो जो सेंटर होता है वो डार्क होते जाता है। और जो ये लेजन्स होते हैं ये काफी बड़े होते हैं और वाइड भी होते हैं और बहुत सारे लेजन्स मिलकर लीफ को कोलेस करके लीफ की डेथ कॉज कर देते हैं। देन पैथोजन में ब्राउन इंटरसेल्युलर माइसीलियम फॉर्म करता है और कोनिडियोफोर्स स्टोमेटा से अराइज होता है और उसमें कोनिडिया जो होते हैं ये कोनिडिया दिखाए गए हैं, सेप्टेट कोनिडिया फॉर्म होते हैं। देन फंगस जो होता है वो सीड में, सॉइल में और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में सरवाइव करता है। सीड बोर्न कोनिडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीडलिंग इन्फेक्शन के लिए और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है वो विंड बोर्न या एयरबोर्न कोनिडिया से होता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम सीड्स, एक सीड इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरे सीड से भी वो करे, दूसरे सीड को भी वो करेगा। देन फेवरेबल कंडीशन कूल मॉइस्ट वेदर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। देन डिसीज फ्री सीड यूज करना चाहिए, नॉन ससेप्टेबल क्रॉप्स के साथ क्रॉप रोटेशन एंड इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कैप्टन और थायरम से सीड ट्रीटमेंट एंड क्रॉप में मैनको जब स्प्रे करते हैं 40 डेज की एज पे जब क्रॉप रहती है और उसको 15 डेज के इंटरवल पे 2 बार रिपीट करना चाहिए। देन टिप्सोडोन जो है वो रेजिस्टेंट वेराइटी है इसकी। देन ग्रेन और कर्नल स्मट, तो या कवर्ड स्मट या शॉर्ट स्मट, इसको इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्पेसिलोथिका सॉर्गाई या स्पोरिसोरियम सॉर्गाई। तो ये जितने भी स्मट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव डिसीज है सॉर्गम की और इसका जो डैमेज है 25% तक ग्रेन यील्ड कॉज करता है, लॉस इन ग्रेन यील्ड। एंड महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका में ये
ज्यादा प्रेवलेंट है। तो मैम एंड हाँ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मट हैं तो ये सेम फंगस के द्वारा अफेक्ट होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंगस के द्वारा होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट। इसमें तो अभी 2 दिए हुए हैं, तो अभी और कोई बता दीजिए जो होते हैं। क्या? नहीं इसमें नहीं, तो अभी ये 2। जो ग्रेन स्मट, कर्नल स्मट, कवर्ड स्मट, शॉर्ट स्मट, ये जो एक ही डिसीज का नाम है। ओके मैम। इसमें बहुत जो सॉर्गम के और भी स्मट्स है ना, अभी हमने हेड स्मट पढ़ा है, उस उनसे जब रिलेट करते हैं, एक लॉन्ग स्मट होता है, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी, तो इन स्मट्स में जो ये ग्रेन स्मट होता है, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ओके मैम। ओके, देन अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं फंजीसाइड से, तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि लॉसेस कम होते हैं, और जो रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं वो भी इसमें रोल प्ले करती हैं। और कुछ वेराइटीज जो सोरगम वल्गेर की जो मोस्ट वेराइटीज हैं जो कल्टीवेटेड हैं, वो ससेप्टेबल हैं, और सोरगम हेल्पियंस एंड सोरगम सूडानेंस की भी। इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? ये डिसीज तभी दिखती है जब ग्रेन फॉर्मेशन होता है इन द ईयर। सॉरी। तो जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं, उनमें ग्रेन बनने की जगह स्मट सुराई बनते हैं, और ये जो स्मट सुराई होते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब एक ही पार्ट पे होते हैं, और ये कभी कभी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस भी कवर करते हैं। और सोराय जो होते हैं वो डर्टी वाइट टू ग्रे कलर के होते हैं, ओवल और सिलेंड्रिकल होते हैं, और टफ वाइट क्रीम टू लाइट ब्राउन स्किन, या उसको पेरिडियम कहते हैं, उससे ये कवर्ड होते हैं। और ये जो पेरिडियम होता है, ये थ्रेसिंग फ्लोर पे भी नहीं, थ्रेसिंग फ्लोर पे भी ये अनब्रोकन रहता है, या ब्रोक नहीं होता है। एंड जो ग्लूम्स होते हैं, ग्लूम्स आर अनअल्टर्ड एंड मे बी फाउंड अधेरिंग टू द साइड्स ऑफ सोरस। तो जो इसके सीड्स के ग्लूम्स होते हैं, वो सोरस के साइड पे अधेयर्ड रहते हैं, और समटाइम्स द स्टेमन्स में डेवलप नॉर्मली प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द सोरस। तो कभी कभी स्टेमन्स नॉर्मली डेवलप होते हैं, और बाद में उनमें से सोरस निकलता है। और ये जो सोरस होते हैं, उनमें स्मट स्पोर्स होते हैं। रटून क्रॉप्स में डिसीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है। फंगस सिस्टेमिक होता है। माइसीलियम ऑक्यूपाइज द ग्रोथ पॉइंट ऑफ द सीडलिंग एंड कंटिन्यूज टू ग्रो अलोंग। इसमें मेनली क्या होता है, जैसे कि हमारा ये प्लांट है, ये हमारा एक सीड है, इससे ये प्लांट जर्मिनेट हुआ, तो इसमें पहले से प्रेजेंट होता है माइसीलियम। ये माइसीलियम इसके टिप पोर्शन पे चला जाता है, उस टिप पोर्शन पे ये रहता है, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, वैसे वैसे ये माइसीलियम उसके साथ ग्रो होते जाता है, पर ये कोई भी एक्सटर्नल सिम्टम शो नहीं करता है। जब ईयर हेड फॉर्म होते हैं, तो ये जो माइसीलियम होता है, ये ओवरी में जाता है, और वहां पे ये एग्रीगेट होता है, और ये क्लेमाइडोस्पोर फॉर्म करता है। और फिर जो सोरस वॉल होती है, वो फॉर्म होती है। जब एंड जो सोरस वॉल होती है, वो पार्सली माइसीलियम या होस्ट ओरिजिन की होती है, और पार्सली पैथोजन ओरिजिन की होती है। एंड हाँ, और इसमें एक कॉल्यूमेलम होता है। तो जैसे ये सोरस होता है, मान लो, तो इसमें एक सेंट्रल वॉल होती है, इसको बोलते हैं कॉल्यूमेला। तो ये जो कॉल्यूमेला होता है, नीचे से थोड़ा बल्बस होता है, और इसके साइड में बहुत सारे स्मट स्पोर्स होते हैं। कॉल्यूमेला बेस में बल्बस होता है, और टिप में नैरो होता है, और बहुत सारे ब्लैक टू डार्क ब्राउन स्मूथ थिक वॉल स्पोर्स उसमें होते हैं। ये जो स्मट सोराई होता है उसमें। देन हाँ, और ये जो स्मट स्पोर्स होते हैं, ये अगर इनको मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है, तो ये जर्मिनेट होते हैं,
एंड ये 4 सेल्ड प्रोमाइसीलियम बनाते हैं। और ये देखते हैं। ओके, तो ये प्रोमाइसीलियम बनाते हैं। देन ये माइसीलियम, और ये माइसीलियम सीड्स को इन्फेक्ट करती है, अदर प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है। देन एक्सटर्नली सीड बॉर्न एंड सिस्टेमिक डिसीज है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं विद द सीड एंड इन्फेक्ट सीड बाय पेनिट्रेटिंग थ्रू द रेडिकल और मेसोकोटाइल टू एस्टेब्लिश सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो ये जो क्या मैम ये कोलोमेला और सोराई में डिफरेंस क्या है? देखो, जो सोराई होता है वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये है स्मट सोराई। इसके अंदर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये है कॉल्यूमेला, और इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ये होते हैं स्मट स्पोर्स। ठीक है। ओके मैम। Madam, what is function of columella? कॉल्यूमेला मेनली उनको बाइंड करके रखता है। बाद में जब ये पेरिडियम रप्चर होती है तो फिर कॉल्यूमेला बस बच जाता है, बाकी सारे स्पोर्स जब तक वो डेवलप नहीं होते तब तक उससे बाइंडेड रहते हैं। Okay, ma'am. Thank you. Then at the time of flowering, the fungal hyphae get converted into spores and replacing the ovary with the sori। तो ये हमने देखा कि वो जो माइसीलियम होता है सिस्टेमिक होता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं सीड के साथ, और ये सीड को इन्फेक्ट कर लेते हैं, और उसके रेडिकल और मेसोकोटाइल रीजन से, और ये सिस्टेमिकली प्लांट के साथ ग्रो होते हैं, और फ्लावरिंग के टाइम पे ये ओवरी को रिप्लेस करते हैं और वहां पे सोराई बनाते हैं। If the diseased ears are harvested with healthy ones and threshed together, the healthy grains become contaminated। तो externally seed borne होता है, तो अगर हम वो healthy seeds जो होते हैं थ्रेसिंग फ्लोर पे इन्फेक्टेड हो जाते हैं जो सोराई होते हैं उनसे, और फिर नेक्स्ट सीजन में वो भी डिसीज कॉज करते हैं। देन मैनेजमेंट के लिए डिसीज फ्री सीड्स यूज करना चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटीज जैसे T29/1 और PJ7 के और PJ23 के, नंदयाल एंड बिल्चिगन। देन सीड को सल्फर पाउडर के साथ या फिर कैप्टन और थायरम के साथ सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन विथ नॉन ससेप्टेबल क्रॉप एंड स्मटेड ईयर को कलेक्ट करके, ये स्मटेड ईयर हेड को कलेक्ट करके और फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करने से माइसीलियम डिस्ट्रॉय होता है और ये सोराइस डिस्ट्रॉय होते हैं। देन चारकोल रॉट और हॉलो स्टेम और स्टॉक रॉट ब्लाइट, तो ये मैक्रोफोमिना फेजुलिना कॉज करता है, और ये मेजर प्रॉब्लम होती है वार्मर रीजन में। तो इस डिसीज में मेनली क्या होती है, सडन विल्टिंग हो जाती है प्लांट की, डेथ हो जाती है एंड लॉजिंग हो जाती है। अगर इन्फेक्टेड जो स्टॉक है उसको स्प्लिट करके हम देखते हैं तो जो पिथ होता है उसमें ये टिश्यूज की श्रेडिंग हो जाती है, मतलब धागे जैसे दिखने लगते हैं वो जो टिश्यूज होते हैं, बहुत स्मॉल और माइन्यूट फाइबर्स में, और स्मॉल ब्लैक स्क्लेरोसियास जो होते हैं वो इस इन्फेक्टेड टिश्यूज में दिखते हैं। स्टॉक इज वीक, हॉलो इनसाइड एंड ब्रेक इजिली, तो जो स्टॉक होता है वीक हो जाता है एंड इजिली वो ब्रेक हो जाता है। स्टेम ब्रेक्स नियर द ग्राउंड लेवल एंड प्री मैच्योर राइपनिंग टेक्स प्लेस एंड द हेड्स आर पुअरली डेवलप्ड, तो प्री मैच्योर राइपनिंग होती है और हेड्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। एंड जो पैथोजन होता है सॉइल में सर्वाइव करता है, प्लांट डेब्रिज में सर्वाइव करता है, और अदर कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स में सर्वाइव करता है, और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है स्क्लेरोसिया से होता है। एंड सॉइल टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस फेवर करता है डिसीज को। मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन प्रीसीडिंग क्रॉप मैच्योरिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ मोर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो क्रॉप के मैच्योर होने से पहले अगर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन होती है, सॉइल का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है और हैवी नाइट्रोजनस डोज होते हैं, तो ये डिसीज को फेवर करते हैं। देन मैनेजमेंट के लिए तो थिन प्लांट पॉपुलेशन रखना चाहिए। देन इन्फेक्टेड प्लांट्स अलोंग विथ
stress should be collected and burnt immediately. Moisture stress flowering के टाइम पे नहीं होने देना चाहिए. And resistant varieties like E361, CSV5, CSH7 R, SPV126, SP193 वगैरह यूज करनी चाहिए. देन डाउनी मिल्ड्यू और लीफ शेडिंग. तो पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई जो डाउनी मिल्ड्यू है, इसका जो डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और ये पहले क्या होता है कि कुछ ही लीव्स जो होती हैं वो सिम्टम्स शो करती हैं. कभी सिर्फ पार्शियली इन्फेक्टेड होती हैं विथ ग्रीन और येलो कलरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पोर्शन, एंड देन डाउनी वाइटिस ग्रोथ जो होती है वो लोअर लीफ की लोअर सरफेस पे दिखती है लेटर स्टेजेस में. एंड जो डाउनी ग्रोथ होती है ये बाद में अपर पोर्शन पे भी स्प्रेड हो जाती है, और बाद में वाइट स्ट्रीक्स अपीयर होती हैं दोनों सरफेसेस में लीफ में जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है. द टिश्यूज देन टियर अलोंग द स्ट्रीक्स. तो टिश्यूज वहां से कट जाते हैं एंड कॉजिंग स्प्रेडिंग ऑफ द लीफ. तो जैसे कि ये थर्ड वाले डायग्राम में शो हो रहा है कि सिर्फ जो जहाँ पे स्ट्रीक्स थी वहां से जो टिश्यूज हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, एंड द टिश्यूज देन turns brown in color. Numerous spores are found in the shredded leaves. The affected parts are stunted and sterile. तो जो affected part होता है वो stunted and sterile रह जाता है. और secondary infection sporangia से होता है. Then Pernosclerospora sorghai जो होता है ये is systemic in young host plant in the form of intercellular non-separate mycelium. तो ये young plants में systemic होता है और ये intercellular non-separate mycelium फॉर्म करता है. जैसे ओमाइकोटा जनरली non-separate नेचर के होते हैं. एंड obligate parasite होता है. Sporangiophores emerge through the stomata in single or cluster which are stout and dichotomously branched with pointed sterigmata. तो बाद में जो इसके स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं. मतलब कि जैसे कि ये इसका स्पोरेंजियोफोर्स है तो इसमें ऐसी ब्रांचिंग होगी, फिर यहाँ से भी ब्रांचिंग होगी, यहाँ से भी ब्रांचिंग होगी. Then on each sterigmata a single hyaline globose thin-walled and non-papillate sporangium is formed which germinates directly by a germ tube without any zoospores. तो सभी स्टेरिगमेटा में सिंगल हाइलाइन ग्लोबोस शेप के और नॉन पेपिलेट स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, और ये बिना ये डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं बिना जूस्पोर फॉर्म किए. और ऊस्पोर्स जो होते हैं ये अबंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं और राउंड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और गोल्डन येलो कलर के होते हैं. देन प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो ऊस्पोर से होता है जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं. एंड ऊस्पोर जो होते हैं वही सर्वाइवल का वर्क करते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन एयरबॉर्न स्पोरेंजिया से होता है. देन फेवरेबल कंडीशन इसमें 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है मैक्सिमम स्पोरुलेशन के लिए, एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेल्सियस, एंड लाइट ड्रिजलिंग accompanied by cool weather is highly favorable. देन इसके मैनेजमेंट के लिए हमको अफेक्टेड प्लांट को बर्न कर देना चाहिए बिफोर ऊस्पोर फॉर्मेशन, और उससे इनोकुलम पोटेंशियल रिड्यूस होता है. क्रॉप रोटेशन करना चाहिए पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के साथ, और टॉलरेंट वेराइटीज लगानी चाहिए. सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए विथ मेटल एक्सिल, एंड स्प्रे करना चाहिए मेटल एक्सिल और मैनकोजेब. देन फेनेरोगैमिक पैरासाइट्स, तो स्ट्राइगा और बिचवीड. जो स्ट्राइगा होता है ये किस टाइप का होता है पैरासाइट? जो वो होते हैं सेमी स्टेम और होलो, और ये सेमी रूट में ओके सेमी रूट पैरासाइट होता है. हम देन स्ट्राइगा एस्थेटिका एंड स्ट्राइगा डेंसिफ्लोरा दो स्पीसीज हैं वो पैरासिटाइज करती हैं सोरगम को. तो सोरगम में एक ये बहुत
इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखी गई है। तो जो रूट एक्सुडेट्स होते हैं, मतलब जो रूट सिक्रेशन होते हैं सोरगम को, वो स्टिमुलेट करते हैं स्ट्राइगा के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, और स्ट्राइगा जर्मिनेट होता है, देन ये रूट से अटैच हो जाता है एंड होस्टोरिया फॉर्म करके ये पहले ग्रो करता है बिलो द सॉइल सरफेस, और अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड रूट्स प्रोड्यूस करता है फॉर 1 to 2 months। एंड जो पैरासाइट होता है वो प्लांट के बेस पे बहुत फास्ट ग्रो करता है। सीवियर इन्फेस्टेशन कॉजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये न्यूट्रिशन होस्टोरिया के थ्रू प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेता है। तो जब इसका ग्रोथ पीरियड बहुत हाई होता है, उस टाइम पे ये इसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके कारण प्लांट्स में विल्टिंग और येलोइंग सिम्टम्स आ जाते हैं, और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो स्टंटेड रह जाते हैं, और बिना सीड सेटिंग किए ही वो अगर अर्ली इन्फेक्शन होता है तो बिना सीड सेटिंग के ही उनकी डेथ हो जाती है। ये जो स्ट्राइगा होता है ये पार्शियल रूट या सेमी रूट पैरासाइट होता है, और मेनली रेनफेड सोरगम में ये पैरासाइट ज्यादा दिखता है। और ये जो स्ट्राइगा होता है स्मॉल प्लांट होता है, पैरासिटिक प्लांट, ब्राइट ग्रीन लीव्स, और ये 15 to 30 सेंटीमीटर तक हाइट होती है इसकी, और ये क्लस्टर्स पे होता है। एंड स्ट्राइगा एशियाटिका प्रोड्यूसेस रेड टू पिंक फ्लावर्स, व्हाइल स्ट्राइगा डेंसिफ्लोरा प्रोड्यूसेस व्हाइट फ्लावर्स। तो स्ट्राइगा एशियाटिका के जो फ्लावर्स होते हैं रेड टू पिंक होते हैं, और डेंसिफ्लोरा के व्हाइट होते हैं। देन each fruit contains minute seeds in abundance which survive in the soil for several years। तो इसमें जो fruits form होते हैं उसमें बहुत सारे seeds होते हैं, और वो seeds जो होते हैं वो बहुत टाइम तक soil में survive करते हैं। In the absence of host, the seed remain viable for soil for many years। तो host के absence में बहुत टाइम तक जो ये seeds रहते हैं viable रहते हैं, और ये तभी जर्मिनेट होती है क्योंकि इनके जर्मिनेशन के लिए जो स्टिमुलेशन होता है वो रूट एक्सुडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर होस्ट नहीं होता है तो ये सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, और ये रूट के कांटेक्ट में ही जर्मिनेट होते हैं। और अगर हम ये अगर 1 फुट बिलो भी हैं सॉइल में तो भी ये जर्मिनेट करते हैं। सॉइल टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री एंड सॉइल मॉइस्चर ऑफ 30% इज फेवरेबल फॉर स्ट्राइगा इन्फेक्शन। तो हैंड वीडिंग ऑफ पैरासाइट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले हैंड वीडिंग, एंड क्रॉप रोटेशन विद काउपी, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, मिक्स्ड ऑफ इथरल विद सॉइल। तो इथरल और सॉइल को मिक्स करके जब हम डालते हैं तो ये स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को ट्रिगर करता है इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। तो हम नॉर्मल या खाली फील्ड पे हम अगर सॉइल और इथरल का मिक्सचर उस पे अप्लाई करते हैं तो स्ट्राइगा के जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और होस्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाएगी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। देन फर्नोक्सोन और एग्रोक्सोन ये इफेक्टिव देखे गए हैं स्प्रे फॉर स्प्रे, एंड 1% टेट्राक्लोरो डाइमिथाइल फिनॉक्सी एसीटेट को भी हम इंस्टेंट किलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम मेज की, हाँ मैम ये जो सोरगम है तो इससे इसके रूट से मैम हाइड्रोजन साइनाइड सिक्रेट होता है, तो ये हार्मफुल नहीं होता है स्ट्राइगा के लिए? ये देखो वो तो डिपेंड करता है ना कि वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस मैम। कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो उसके जर्मिनेशन को ट्रिगर करते हैं, बट करंटली मुझे HCN का रोल नहीं पता है, मैं चेक करके बताऊंगी। ओके। ओके ओके देन थैंक यू। Thank you, ma'am.